प्रकाश का अपना चाय का स्टॉल था। वो गर्मा गर्म चाय बनाता और लोगों को देता था। उसकी दुकान पर एक संजीव नाम का आदमी काम करता था। वो लोगों के जूठे बर्तन मांजा करता था। ओम प्रकाश उसे 2 वक्त की रोटी दे दिया करता था। संजीव वहीं पर बैठा बैठा चाय के बर्तन साफ किया करता था और वहीं रहता भी था। अरे सुनो, जल्दी से टेबल नंबर 4 से बर्तन उठा कर लाओ, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। जल्दी करो, साफ करोगे तभी तो दूसरे ग्राहक बैठेंगे। थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, अभी तक ये सारे बर्तन भी पड़े हुए हैं साफ करने के लिए। लाया साहब। खाना खाने के लिए तो बहुत जल्दी हाथ चलते हैं तुम्हारे, और काम करने के लिए हाथ टूट जाते हैं। संजीव ओम प्रकाश से कुछ नहीं कहता था। वो चुपचाप उसकी जली कुटी सुनता रहता था और हाँ में सिर हिलाता रहता। एक बार जोरों की ठंड पड़ रही थी। अरे सुनो, ठंड बहुत बढ़ गई है, अब खरीदार बढ़ते चले जाएंगे। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो यह खरीदार दूसरी दुकानों पर चले जाएंगे और मुझे नुकसान हो जाएगा। यही समय है मेरा कारोबार बढ़ाने का। अगर तेरी वजह से एक भी खरीदार बहक गया ना तो तेरी खैर नहीं। कर रहा हूँ जनाब। ओम प्रकाश की दुकान पर एक राज नाम का लड़का आया करता था। वो सामाजिक कारकुन था और बहुत ही रहमदिल भी था। वो रोज ओम प्रकाश को संजीव को डांटते हुए देखता था। एक दिन राज ने संजीव को ठंडे पानी में बर्तन धोते हुए देखा तो उसे उस पर दया आ गई। उसने ओम प्रकाश से 1 कप चाय ली और 2 समोसे ऑर्डर किए। ओम प्रकाश ने राज के टेबल पर 1 चाय और 2 समोसे रख दिए। उस समय संजीव बर्तन धो रहा था। राज ने संजीव को आवाज लगाई, इधर आना। कुछ चाहिए जनाब? हाँ। राज ने संजीव को अपने पास वाली कुर्सी पर बैठाया और उसके आगे चाय और समोसे की प्लेट रख दी। ये लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया ना, ठंड बहुत बढ़ गई है, चाय और समोसे खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मगर जनाब, ये मेरी तरफ से है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम खा लो। संजीव बड़ी ही दयनीय नजरों से राज का शुक्रिया अदा करता है और खुशी खुशी भीगी पलकों से चाय समोसा खाता है। तभी ओम प्रकाश संजीव पर चिल्ला उठता है, अरे ओ, तू यहाँ पर बैठकर चाय और समोसे खा रहा है और वहाँ पर बर्तन साफ करने के लिए पड़े हैं। किसने कहा था यहाँ पर बैठकर चाय समोसा खाने के लिए? और इसका बिल कौन भुगतान करेगा? जल्दी उठ, चाय छोड़ और जल्दी बर्तन साफ कर। तुम इससे इस तरह से कैसे बात कर रहे हो? वो भी एक इंसान है, उसे भी तो ठंड लगती है, उसको भी भूख लगती है। कितना काम करता है वो, मैं रोज देखता हूँ कि तुम उस पर कितना जुल्म ढाते हो। अगर वो जरा चाय समोसे खा लेगा तो तुम्हारा कोई नुकसान होगा, और इसके चाय और समोसे के पैसे मैं दे दूंगा। संजीव राज के सामने हाथ जोड़ता है और ओम प्रकाश नाराज होकर चला जाता है। संजीव के बाल और दाढ़ी बड़े हुए थे, नाखून भी बहुत गंदे थे। गंदे कपड़ों में वो एकदम काला दिख रहा था। उससे दूर से ही बदबू आ रही थी। पूरे दिन बर्तन साफ करते करते उसके हाथों की नमी भी धुल चुकी थी। राज ने उसे साफ सुथरा बनाने का मन बना लिया था। सुनो, तुम मेरे साथ चलो। मगर कहाँ जनाब? अरे चलो तो सही। राज ने उसे अच्छी तरह से नहलाकर उसके बाल कटवाए, उसकी दाढ़ी छोटी करवाई, नाखूनों को काटकर उसको साफ सुथरा किया। अब उसका लुक एकदम बाहुबली के कटप्पा के जैसा लग रहा था। अरे बाबा, तुम तो एकदम बाहुबली के कटप्पा की तरह लग रहे हो। एक काम करता हूँ, तुम्हारे सारे बाल उतरवा देता हूँ, बिल्कुल कटप्पा लगोगे तुम। राज ने संजीव को बिल्कुल बाहुबली के कटप्पा के जैसा लुक दे दिया था। संजीव बेरोजगार तो था ही, इसलिए वो अपना ऐसा रूप लेकर ही ओम प्रकाश की दुकान पर काम करने लग जाता है। वहाँ के ग्राहक सब उसे कटप्पा कहकर बुलाते थे। कटप्पा, जरा 1 कप चाय लेकर आना। अरे हाँ पापा, ये तो बिल्कुल कटप्पा जैसे लग रहे हैं। हम कटप्पा के हाथ से चाय पियेंगे। हाँ बेटा, कटप्पा लग रहा है मगर है नहीं। पापा, मुझे इनके साथ फोटो खिंचवानी है। मैं अपनी सारी सहेलियों को दिखाऊंगी कि मैंने कटप्पा के साथ फोटो खिंचवाई है।
और सब पर मेरा रूप अच्छी तरह से जमेगा। हाँ हाँ चलो, उसके पास खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारा फोटो खींचता हूँ। आदमी उस लड़की की फोटो कटप्पा के साथ खींच देता है। वो बेशक बर्तन धोने का काम करता था, पर अब सब उससे बेहद खुश थे। ये सब ओम प्रकाश को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन की बात है। तो काम तो बर्तन धोने का करता है और मशहूर ऐसे हो रहा है जैसे सचमुच का कटप्पा हो। तेरे तो भाव ऐसे बढ़ गए हैं कि हर कोई बस तुझे ही पूछता रहता है। कान पक गए हैं कटप्पा कटप्पा सुनते सुनते। यहाँ लोग चाय पीने कम, तुझसे मिलने और तेरे साथ फोटो खींचने ज्यादा आते हैं। संजीव सिर झुकाकर सब कुछ सुन रहा था। वो उसका कोई जवाब नहीं दे रहा था। ओम प्रकाश इस बात पर और नाराज हो जाता है और उसको जोरदार लात मारता है। दुकान मेरी और मशहूर मैं तुझे होने दूं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। अब तू मेरी दुकान में कोई काम नहीं करेगा। अगर तू इतना ही मशहूर होना चाहता है तो तुझे मेरी दुकान से जाना होगा। चल जा यहाँ से। ये सब राज देख लेता है। संजीव के पास जाकर उसको उठाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो बाबा, यहाँ पर तुम्हारी कोई कद्र नहीं है। अब ये कटप्पा का रूप ही तुम्हें सही मुकाम तक पहुँचाएगा। मेरे पास कुछ जमा पूंजी है, उससे मैं तुम्हारा ढाबा खुलवाऊंगा। उस पर तुम अपना ढाबा चलाना और तुम्हारे ढाबे का नाम होगा कटप्पा का ढाबा। बेटा, तुमसे ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? कर्ज समझ कर रख लेना बाबा, और जब तुम्हारा ढाबा चलने लगेगा तब सूद समेत वापस कर देना। राज संजीव का कटप्पा का ढाबा खुलवा देता है, जहाँ पर संजीव बहुत मेहनत करके ढाबा चलाता है। संजीव का कटप्पा नाम से ढाबा चल पड़ता है और वो खाना भी बहुत ही लाजवाब बनाता है। अब वो कटप्पा के नाम से मशहूर होते जा रहा है और उसका ढाबा भी। कुछ दिन बाद राज कटप्पा के ढाबे पर आता है। और कटप्पा, कैसा चल रहा है ढाबा? अरे बेटा, तुम बहुत दिनों बाद आए। तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं एक बेकार बर्तन धोने वाला था जिसके बदन से बदबू आती थी। तुमने मुझे इतना मशहूर कर दिया और मेरे ढाबे को भी। आज मेरा नाम कोई नहीं जानता, बल्कि सब मुझे कटप्पा के नाम से जानते हैं। इसी वजह से मेरा ढाबा भी इतना मशहूर हो गया। हर कोई मेरे कटप्पा के ढाबे पर खाना खाने आता है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा बेटा। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी मदद की है, मेहनत तो तुम्हारी है कटप्पा। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और कटप्पा के ढाबे पर राज रोज खाना खाने आया करता है। संजीव अपनी तरबियत से सबका मन मोह लेता है और वो अपने कटप्पा के लुक से बेहद खुश था। छोटे छोटे बच्चे उसे बेहद मोहब्बत करते थे और कटप्पा के लुक में उसके साथ ढाबे में फोटो भी खिंचवाया करते थे। रमेश का गांव में ढाबा था। इस ढाबे को उसका पूरा खानदान संभालता था। उसकी बीवी पराजक्ता और बेटी मीना खाना पकाया करती थी और वो और उसका बेटा शुभम खरीदारों को संभालता था। लेकिन गांव में उनका ढाबा कुछ खास चल नहीं रहा था, इसलिए रमेश परेशान था। प्राजक्ता, ऐसे कैसे चलेगा? हमारे गांव के ज्यादातर लोग शहर चले गए हैं। दिन ब दिन हमारी आमदनी कम होती जा रही है। अभी मीना की शादी के लिए भी पैसे इकट्ठे करने होंगे। आप फिक्र मत कीजिए, ऊपर वाला है, वो हमारी जरूर मदद करेगा। हाँ, अब उनसे ही उम्मीद है। हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। रमेश और पराजक्ता की गुफ्तगू उनके बेटे शुभम ने सुन ली और वो सोचने लगा। मुझे कुछ भी करके अम्मा अब्बा की मदद करनी होगी। और ऐसे ही सोचते सोचते वो चलते चलते दरिया के पास आ गया। शुभम का गांव एक दरिया के किनारे था और यही दरिया उसके गांव को कई और गांव से जोड़ा करती थी। शुभम अपनी कश्ती में बैठ गया और चप्पू चलाने लगा। अब्बा कह रहे थे कि हमारे गांव के ज्यादातर लोग शहर जा चुके हैं, लेकिन आसपास के गांव में तो लोग हैं ना। हम अपना खाना उन्हें फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन कैसे? वो सोच ही रहा था कि तभी उसका तवज्जो एक दूसरी कश्ती पर चाय फरोख्त कर रहे शख्स की जानिब गया। चाय ले लो।
चाय चाय, बस 5 रुपए चाय ले लो। चाचा मुझे एक चाय देना। शुभम उस कश्ती के करीब गया और उसने देखा कि चाय वाले ने अपनी कश्ती में चूल्हा लगा रखा है और वहीं चाय बनाकर फरोख्त कर रहा है। चाचा ये तो आपने बहुत सही किया है, कश्ती पर चाय कमाल है। कबल मैं भी दुकान में चाय फरोख्त करता था बेटा, लेकिन इतनी आमदनी नहीं हो रही थी तो सोचा कश्ती पर फरोख्त करूं और मेरा फैसला सही निकला। अब सुबह निकलता हूं और एक गांव से दूसरे गांव दिन भर चाय बना बना कर फरोख्त करता रहता हूं। शुक्रिया चाचा, इसलिए अब मेरी मदद करने के लिए। शुभम ने कश्ती मोड़ ली और वापस अपने गांव पहुंच गया। अब्बा मुझे एक तरकीब सूझ गई है। कैसी तरकीब बेटा? आमदनी में इजाफे का। अब्बा हम कश्ती पर खाना फरोख्त करेंगे। क्या? हाँ अम्मा, अभी मैं दरिया पर गया था, वहाँ एक चाचा कश्ती पर चाय फरोख्त कर रहे थे और वो कह रहे थे कि दिन भर उनकी चाय फरोख्त होती रहती है। वो कभी इस गांव में तो कभी उस गांव में चाय फरोख्त करते रहते हैं। उनकी आमदनी में कई गुना इजाफा हो गया है। अब्बा हमें भी उन चाचा की तरह खाना कश्ती पे ही फरोख्त करनी चाहिए। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? मुमकिन है। कश्ती पर छोटा सा गैस वाला स्टोव लगाकर लोगों को गर्मा गर्म खाना मिलेगा और हम कई गांव में पहुंचकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। वैसे तरकीब तो अच्छी है बेटा, हम कोशिश कर सकते हैं, बस कुछ चीजें खरीदनी पड़ेंगी। शुभम की तरकीब उसके पूरे खानदान को बेहद पसंद आई थी। वो सब लोग कश्ती पर ढाबा खोलने के लिए तैयार थे। रमेश और शुभम ने बाजार जाकर छोटे गैस वाले स्टोव खरीद लिए और फिर उन्होंने अपनी कश्ती पर स्टोव और बर्तनों को सेट कर लिया। यहाँ पर अजक्ता और मीना ने आधे से ज्यादा खाना बनाने की तैयारियां कर ली थी और फिर सारा तैयार सामान लेकर पराजक्ता और मीना कश्ती के पास पहुँचे। सभी ने ऊपर वाले से दुआ की और अपनी कश्ती में निकल पड़े। दूसरे गांव के नजदीक पहुंचते ही खाना, जायकेदार खाना, सब्जी रोटी पनीर दाल चावल जो चाहिए सब मिलेगा। रमेश ने कश्ती किनारे ले ली और कुछ लोग उसकी कश्ती की जानिब आए। अरे भाई ये क्या नया है? ये नया ढाबा है, यहाँ आपको खाना मिलेगा, वो भी गर्मा गर्म कम दाम में। अच्छा क्या क्या है खाने में आपके पास? दाल तड़का, चावल पराठा, पनीर मखनी, गोभी की सब्जी, रोटी, छोले, पूरी भाजी। अरे बाप रे, इतना सब कुछ? और मुझे 2 पराठे और पनीर की सब्जी दे दो भाई। जी। मीना ने पनीर की सब्जी गरम की और पराजक्ता ने पराठे बना दिए। कितना हुआ? बस 70 रुपए भाईजान। अरे वाह, किफायती है। हमारे गांव के होटल में तो इतने में 120 रुपए लग जाते हैं। दाम सुनकर कई और खरीदारों ने फरमाइश की। दाल तड़का और जीरा राइस पार्सल कर दीजिए भाई। मुझे 2 पूरी भाजी दे देना। जी भाईजान। पराजक्ता और मीना फटाफट खाना बनाने लगी और रमेश और शुभम खरीदारों को पेश करने लगे। पहले रोज ही गांव में उन्हें 8-10 खरीदार मिल गए। जब खरीदार आने खत्म हुए तो रमेश ने कश्ती चलानी शुरू कर दी। वो लोग अगले गांव में रुके और यहाँ भी एक एक करके कई खरीदारों ने उनसे खाना खरीदा और फिर उसके अगले गांव। ऐसा करते करते शाम तक रमेश का तैरता ढाबा 8 गांव में घूम चुका था। प्राजक्ता, आज एक रोज की कमाई 4000 रुपये हुई है। इतनी तो हमारे ढाबे पर हफ्ते भर में नहीं होती। हाँ शुभम, तुम्हारी ये तरकीब कमाल की है। अब से हम रोज ज्यादा खाना तैयार करके लाएंगे। जी अब्बा। मुझे यही उम्मीद थी। अब हमें खरीदारों की सोचने की जरूरत नहीं है, हमारी मेहनत को रुख मिल गया है। हमें ऐसे ही मेहनत करना जारी रखना होगा। हाँ सही कहा। फिर क्या था, रमेश का खानदान रोज कड़ी मेहनत करने लगा। वो लोग कश्ती से गांव-गांव घूमकर खाना फरोख्त करने लगे। सभी खुश थे। लेकिन उनकी ये तरक्की रमेश के गांव में रह रहे भानु से देखी नहीं गई। भानु रमेश से हसद खाता था।
मुझे इस रमेश का कुछ न कुछ करना ही चाहिए, वरना ये मुझसे भी ज्यादा पैसे कमाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रात के अंधेरे में भानु ने रमेश की कश्ती तोड़ दी। अब देखता हूँ तुम लोग कैसे कश्ती पर खाना फरोख्त करते हो। रमेश और उसका खानदान जब दरिया किनारे पहुंचा तो अपनी कश्ती का ये हश्र देखकर परेशान हो गया। अब हम क्या करेंगे अब्बा? कश्ती तो बिल्कुल टूट चुकी है। अरे हम इतना सारा खाना कहाँ फरोख्त करेंगे? गांव का एक बुजुर्ग शख्स उनकी ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। अब बेटा, तुम लोग मेरी कश्ती लेकर जाओ। मैंने तुम सबकी मेहनत देखी है और तुम्हारी वजह से कई लोगों को अच्छा खाना भी नसीब होता है। ये नेक काम रुकना नहीं चाहिए। तुम जब तक चाहो मेरी कश्ती इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे भी दिन भर कश्ती चलाकर कुछ खास नहीं कमा पाता मैं। शुक्रिया चाचा जान, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ऐसा नहीं बेटा, इसे तुम मेरी मदद समझ लो। चचा की कश्ती उनकी कश्ती से बड़ी और बेहतर थी। शुभम और रमेश ने उस बड़ी कश्ती में गैस स्टोव लगाया और ढेर सारा तैयार खाना भी रख लिया और फिर वो लोग रवाना हो गए। रोज की तरह वो लोग अलग अलग गांव में रुक कर खाना फरोख्त करने लगे। खरीदार बढ़ गए थे और उनकी आमदनी भी। शाम के वक्त वो लोग अपने गांव लौटे और रमेश उस ज़ईफ शख्स के घर गया। चाचा, आज आपकी वजह से मैं खाना फरोख्त कर पाया। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। इसे कबूल कीजिए। हमारी कमाई बहुत अच्छी हुई है और उसके हकदार आप भी हैं चाचा। पहली मर्तबा कोई मुझे कश्ती नहीं चलाने के पैसे दे रहा है। 40 साल से बस कश्ती चलाकर ही पैसे कमाता आया हूँ। अब ज़ईफ हो चुका हूँ, जिस्म साथ नहीं दे रहा है। सोच रहा था कि कश्ती फरोख्त ही कर दूं। अब नहीं चाचा, आपको कश्ती फरोख्त करने की जरूरत नहीं है। हम आपकी कश्ती चलाएंगे और आपको रोज आपकी कश्ती का किराया भी अदा करेंगे। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे बेटा। बुजुर्ग शख्स ने रमेश को कश्ती देकर उसकी मदद की और रमेश ने बुजुर्ग शख्स को रोज किराया अदा करने की बात करके उनकी मदद की और ऐसे ही मदद का ये सिलसिला चलता रहा। और शायद इसी नेक दिली की वजह से दिन ब दिन रमेश के तैरते ढाबे की आमदनी में इजाफा होता जा रहा था। और ये देखकर भानु तिलमिला गया। वो रमेश का बुरा करना चाहता था, लेकिन अनजाने में उसने ही रमेश का भला कर दिया। 1 साल बाद रमेश ने अपनी दुख्तर मीना की शादी कर दी, बड़ी ही शानो शौकत के साथ। लेकिन भानु अभी भी रमेश को देखकर हसद खाता रहता। रमेश और उसके खानदान की मेहनत रंग लाई। सुधा जी के बेटे के इंतकाल के बाद उनकी बहू गायत्री ने ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाली थी। गायत्री तालीम याफ्ता नहीं थी, लेकिन मेहनती थी। गायत्री ने अपनी मेहनत और मशक्कत से गांव में छोटा सा ढाबा शुरू किया था। अरे बिटिया, खाने की थाली दे दो। अभी लाई चाचा जी। गायत्री अपने खरीदारों को भगवान का रूप मानती थी, इसीलिए हमेशा अच्छे से अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती थी और उसके खरीदारों को भी उसका खाना बेहद पसंद था। बिटिया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारे हाथ की सूखी रोटी भी लजीज लगती है। ये सब माँ अन्नपूर्णा का करम है चाचा जी। वो तो है बेटा, तुम खुद ही अन्नपूर्णा का रूप हो। कहाँ चाचा जी, मैं तो उनकी एक छोटी सी भक्त हूँ। वो तो बहुत बड़ी हैं। दुनिया भर का पेट भरने वाली माँ अन्नपूर्णा बेमिसाल हैं। गायत्री माँ अन्नपूर्णा की अकीदमंद थी, इसीलिए उसने अपने ढाबे का नाम भी अन्नपूर्णा ढाबा रखा था। वो रोज सुबह कब्ल माँ अन्नपूर्णा की इबादत करती थी, उसके बाद ही खाना बनाना शुरू करती थी। अरे बेटी गायत्री। जी अम्मा। मुझे कुछ खाने को दे दो ना, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। कल मेरा बेटा शहर से आएगा तो तुम्हें पैसे अदा कर दूंगी।
कोई बात नहीं अम्मा जी, आप पैसे नहीं भी देंगी तो भी चलेगा। गायत्री ने फौरन उस ज़ईफ खातून को खाना लाकर दिया। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। आए दिन गायत्री किसी न किसी की मदद करती थी, बिना अपने मुनाफे की फिक्र किए। लेकिन सुधा जी हिसाब किताब की पक्की थी। अरे गायत्री, इस महीने कारोबार कम हुआ है क्या? नहीं सासू अम्मा, तो यहाँ हिसाब में 1000 कम दिखा रहा है। अरे हाँ, याद आया, वो चाची है ना, उनके घर कोई नहीं था तो मैंने उन्हें मुफ्त में खाना खिलाया। ओह मेरी देवी अन्नपूर्णा, उस चाची का बेटा शहर में बड़ा अफसर है, उन्हें क्या जरूरत पड़ गई मुफ्त में खाना खाने की? सासू माँ, उनका अपने बेटे से झगड़ा हो गया है, वो उन्हें पैसे नहीं भेज रहा। अब आखिर इस उम्र में वो भूखी रहे, ये अच्छी बात है क्या? इसलिए मैंने उन्हें कह दिया कि वो रोज मेरे ढाबे पर मुफ्त में खाना खा सकती हैं। ठीक है, लेकिन और किसी को मुफ्त में मत खिलाना। एक और बात बताना भूल गई, कभी कभी रामू काका के घर कोई नहीं होता तो वो भी चले आते हैं। ठीक है, तू बहुत भोली है, ये शातिर गांव वाले तुम्हें लूट रहे हैं और तू समझ ही नहीं पा रही। देवी अन्नपूर्णा की ख्वाहिश के मुताबिक सबको खाना मिल रहा है। तू और तेरी देवी अन्नपूर्णा अब वही हमारी नैया पार लगा सकती हैं। सुधा जी को लगता था कि उनकी बहू गायत्री को गांव वाले बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन गायत्री को इल्म था कि वो जो भी नेक काम कर रही है वो देवी माँ की ही ख्वाहिश थी। बादलों के ऊपर देवी माँ अपने भक्त को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी नारद मुनि वहाँ हाजिर हुए। नारायण नारायण। आइए नारद मुनि। आप अपने भक्त को देखकर मुस्कुरा रही हैं। गायत्री आपकी सच्ची भक्त है देवी। वो पूरे दिन लोगों को खुशी से खाना खिलाती है। हम जानते हैं नारद मुनि। तो आप अपनी सच्ची भक्त को उसकी भक्ति का फल क्यों नहीं देती माते? देंगे, जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी भक्त की भक्ति परखेंगे। नारायण नारायण। अन्नपूर्णा देवी ने रात में तेज आंधी से गायत्री के ढाबे को तोड़ दिया। ये क्या माते? अब आपकी भक्त लोगों की सेवा कैसे करेगी? देखते जाइए नारद जी। सुबह हुई, गायत्री ने अपने ढाबे का हश्र देखा। अरे ये क्या, आसपास की सभी दुकानें दुरुस्त हैं, तो सिर्फ तुम्हारे ही ढाबे में ये तूफान कहाँ से आया? मालूम नहीं सासू माँ। हे माता अन्नपूर्णा, मेरी मदद कीजिए। अन्नपूर्णा देवी ने एक ज़ईफा खातून की शक्ल अख्तियार की और वो खुद गायत्री के ढाबे के बाहर आ गई। अरे बेटी, कई रोज से भूखी हूँ, तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे खाने को दे दो। गायत्री ने अपनी आंखों से गिर रहे अश्कों को पोंछा। अम्मा, मेरा चूल्हा तक टूट गया है, अगर मैं आपकी मदद कर पाती तो जरूर करती। गायत्री बोल ही रही थी कि उसके पीछे का चूल्हा अपने आप ठीक हो गया। क्या तुम उसी चूल्हे की बात कर रही हो बेटी? गायत्री ने पीछे देखा तो वो हैरान रह गई। अभी कुछ मिनट पहले वो चूल्हा पूरा टूटा हुआ था। माँ अन्नपूर्णा इस ज़ईफ खातून का पेट भरना चाहती है। गायत्री ने तुरंत चूल्हा जलाया और उस ज़ईफ खातून के लिए खाना बनाने लगी। सुधा भी हैरान थी कि सब कुछ टूट चुका था तो अचानक चूल्हा ठीक कैसे हो गया। गायत्री ने कुछ रोटियां सेकी और एक सब्जी बनाई और उस ज़ईफ खातून को परोस दिया। वो औरत ने उस सारा खाना खाया। अम्मा, और लाऊं? नहीं नहीं बेटी, मेरा पेट भर गया। अच्छी बात है, आपको फिर कभी वापस भूख लगे तो यहीं आइएगा। वो ज़ईफ खातून हंस पड़ी और अपने असल हुलिये में आ गई। माँ अन्नपूर्णा को अपने रूबरू देखकर गायत्री और सुधा दोनों उसके कदमों में गिर गए। हे माँ, मेरा जीवन धन्य हो गया माँ, और तुम्हारी जैसी भक्त पाकर मैं भी धन्य हो गई। गायत्री, तुम मेरी सच्ची भक्त हो। तुमने हमेशा ही लोगों का पेट भरा है, इसीलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। गायत्री, मैं वरदान देती हूँ कि आज के बाद तुम्हारा ये ढाबा कभी खाली नहीं रहेगा, ना ही ये चूल्हा कभी बंद होगा, और फिर कभी तुम्हें पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम हमेशा लोगों का पेट भरना। जैसी आपकी इच्छा माते। गायत्री ने माँ अन्नपूर्णा से बरकतें ली और वो गायत्री को वरदान देकर वहाँ से चली गईं। पल भर में गायत्री का ढाबा कब्ल से भी बेहतर बन गया। पूरा ढाबा चमक रहा था।
जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा। ढाबे के दुरुस्त होते ही खरीदारों की कतार लगने लगी। गायत्री और सुधा दोनों मिलकर खाना बनाते गए और खरीदार खाते गए। उस रोज मां अन्नपूर्णा के कर्म से गायत्री कई गुना पैसे कमा रही थी और अब उसने रोज मुफ्त में कई गरीबों को खाना खिलाना भी शुरू कर दिया। सासू अम्मा, आज आप मुझे नहीं रोकेंगी मुफ्त में खाना खिलाने से? हरगिज नहीं। जब मां अन्नपूर्णा इनकी भूख मिटाना चाहती है तो मैं कौन होती हूँ इस काम में रुकावट डालने वाली। जय मां अन्नपूर्णा। देवी माँ के कर्म से गायत्री के ढाबे का चूल्हा हमेशा चलता रहा और खरीदारों का पेट भरता रहा। बिना गैस और बिना लकड़ी के वो चूल्हा हमेशा जलता रहा। मीलों फासले से लोग खुद जलने वाले चूल्हे को देखने आते थे और सभी के सभी माँ अन्नपूर्णा के इस कर्म से खुश हो जाते थे।